नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अखंड प्रताप त्रिपाठी। आज बात होगी अरविंद केजरीवाल के उस बयान को लेकर जिसने सियासी गलियारों में हलचल मचा दी है। उस सियासी गलियारों में जो हलचल मची है उसको लेकर आपसे बातचीत होगी। अरविंद केजरीवाल ने सीधा ऐलान कर दिया है कि इस बार प्रधानमंत्री पद के दावेदार केवल 2 लोग हैं। नरेंद्र मोदी तो रिटायर हो जाएंगे, उनकी जगह पर अमित शाह या योगी आदित्यनाथ, दोनों में से कोई एक प्रधानमंत्री बनेगा। उस बयान को लेकर क्या कुछ राजनीतिक गलियारों में कशमकश की स्थिति बनी हुई है उसको लेकर आपके साथ समक्ष बातें रखूंगा, कुछ तथ्य रखूंगा। दूसरी बात होगी गृह मंत्री अमित शाह को लेकर, उनके बयान को लेकर। उन्होंने एक बयान दिया दिल्ली में, उन्होंने जनसभा की, उस दौरान उन्होंने एक विवादास्पद बयान दिया। उन्होंने कहा कि जो भी आम आदमी पार्टी को समर्थन देते हैं, जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जो आम आदमी पार्टी को के वोटर्स हैं, वो पाकिस्तानी हैं। इसके बाद सियासी गलियारों में हलचल तेज हो गई है और इस बयान को लेकर आम आदमी पार्टी भी हमलावर हो गई है। और तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात करेंगे उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश की सियासत में आखिर चल क्या रहा है? क्या योगी आदित्यनाथ को हटाने की साजिश रची जा रही है? राजा भैया अमित शाह से मुलाकात करते हैं। राजा भैया के बाद धनंजय सिंह की मुलाकात होती है और धनंजय सिंह के सुर भी बदलते हुए नजर आते हैं। धनंजय सिंह के बाद बात होगी अभय सिंह की, जो अब बीजेपी के समर्थित नेता है। उनके पिता और पत्नी ने बीजेपी ज्वाइन कर रखी है। एक बाहुबली नेता के तौर पर अभय सिंह जाने जाते हैं। और अभय सिंह के बाद बात होगी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की। क्या उनको हटाने की साजिश रची जा रही है? क्या अमित शाह बनाम योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में मच गया है? क्योंकि कई दिनों से सियासी गलियारों में हलचल तेज थी कि क्या योगी आदित्यनाथ हटेंगे, क्योंकि चुनाव के पहले चरण, दूसरे चरण में यह बात काफी तेजी से वायरल थी, काफी तेजी से ये चर्चाओं का विषय थी कि अगर योगी को बचाना है तो मोदी को हटाना है, जिसकी वजह से काफी ठाकुर नेताओं ने, काफी ठाकुर कार्यकर्ताओं ने बीजेपी का बाइकआउट किया था। और उसके बाद ठाकुरों ने यह भी बयान दिया था कि मोदी और शाह मिलकर के संसद को क्षत्रिय विहीन करना चाहते हैं, क्षत्रिय विहीन बनाना चाहते हैं। जिसके बाद से बृजभूषण का बयान सामने आया। उन्होंने योगी आदित्यनाथ को अपना नेता मानने से मना कर दिया, क्योंकि वो सूबे के मुखिया है बल्कि, लेकिन बृजभूषण खुद को योगी से ऊपर समझते हैं। आज इन सभी विषयों पर बात होगी और महाराष्ट्र की भी बात करेंगे कि महाराष्ट्र की स्थिति आखिर जा किसके पक्ष में रही, क्योंकि 5 चरण हो चुके हैं, 5 चरणों के मतदान हो चुके हैं और किसके पक्ष में राजनीति जाती हुई नजर आ रही है। और जेपी नड्डा ने एक बयान दे दिया है जो कि इंडियन एक्सप्रेस में छपा है। क्या है उस बयान में? क्या संघ को लेकर नड्डा का क्या बयान सामने आया जिसने राजनीतिक गलियारों में कशमकश को बढ़ा दिया है, राजनीतिक गतिविधियां बदल दी है? आज उसी पर बात होगी, उसी पर चर्चा होगी, उसी के समक्ष कई अंदर खाने की बातें आपके समक्ष रखने वाला हूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने खास प्रोग्राम। शुरुआत करेंगे अमित शाह के उस बयान से जिसने राजनीतिक गलियारों में, दिल्ली की जनता में और आम आदमी पार्टी के समर्थकों में रोष उत्पन्न कर दिया है। अमित शाह ने एक बयान दिया। अमित शाह ने कहा कि जो भी आम आदमी पार्टी को वोट देता है वो पाकिस्तान से समर्थित होता है। क्या सबसे बड़ी बात यह है कि क्या पाकिस्तान के बिना बीजेपी की राजनीति पूरी नहीं हो सकती है? क्या रोजगार के मुद्दे पर, क्या आसान भाषा में कहें कि देश की जो मूलभूत जरूरतें हैं उस पर बात नहीं हो सकती है? क्या पाकिस्तान, क्या हिंदू मुसलमान किए बिना बीजेपी की जो राजनीति है वो पूरी नहीं हो सकती? और सबसे बड़ा सवाल है, क्या आने वाले वक्त में प्रधानमंत्री पद के दावेदार के रूप में अगर अमित शाह खुद को देखते हैं तो क्या वो पाकिस्तान के बिना अपनी राजनीति को पूरा कर सकते हैं? वो दौर याद करिए जब पाकिस्तान के बिना नरेंद्र मोदी की भी राजनीति पूरी नहीं हो सकती थी। और नरेंद्र मोदी ही वो नेता हैं जो बिरयानी खाने के लिए 2014 के बाद पाकिस्तान गए थे। और लाल कृष्ण आडवाणी ने जब पाकिस्तान में जाकर के बिरयानी खाई थी, उसके बाद क्या स्थिति बनी थी उनकी। और उस वक्त वो भी देश के गृह मंत्री थे और आज अमित शाह देश के गृह मंत्री हैं। तो अमित शाह जो कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं, क्या पाकिस्तान समर्थित, मतलब भयावह स्थिति देखिए। कोई नेता, कोई मंत्री, कोई सांसद, कोई विधायक, कोई कार्यकर्ता भी छोड़ दिया, आम वोटर, अगर वो आम आदमी पार्टी को वोट देता है वो पाकिस्तान समर्थित कैसे हो सकता है? विनाशकाली विपरीत बुद्धि की स्थिति में क्या अमित शाह चले जा चुके हैं? क्या प्रधानमंत्री पद ऐसे मिल जाएगा इतनी गलत बयानबाजी करके?
14% गुजरात जहां से अमित शाह आते हैं, 14% से ज्यादा वोट आम आदमी पार्टी को मिली थी। 67 सीट दिल्ली में 56% वोट प्रतिशत के साथ आम आदमी पार्टी को दिल्ली में मिली थी। तो ऐसे में क्या यह चीज मान लिया जाए कि वो जो 56% दिल्ली के लोग हैं वो पाकिस्तान समर्थित हैं? बस एक ही बीजेपी है जो पाकिस्तान समर्थित नहीं है। तो फिर बिरयानी खाने आप पाकिस्तान क्यों जाते हैं? सर्जिकल स्ट्राइक हुई, आपने बहुत अच्छा कदम उठाया, लेकिन सर्जिकल स्ट्राइक के पहले जो हुआ उस पर आपने चुप्पी साध ली। आप ऐसे बयानबाजी कब तक करते रहेंगे? भरे मंच से आप ऐसी बयानबाजी करते हैं, आपको शर्म आनी चाहिए। और अमित शाह के बयान के बाद समूची राजनीति में स्पष्टता काफी गंभीर नजर आई। समूची राजनीति में उतार चढ़ाव की स्थिति देखते हुए अरविंद केजरीवाल सामने आए। उन्होंने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि क्या गोवा के लोग, क्या पंजाब के लोग और क्या गुजरात के लोग और क्या दिल्ली के लोग, जहां पर आम आदमी पार्टी ने चुनाव लड़ा है, काफी अच्छा वोट परसेंटेज लेके आम आदमी पार्टी मैदान से बाहर आई थी, तो क्या वो आम आदमी पार्टी की जो समर्थित कार्यकर्ता नेता लोग हैं वो पाकिस्तान समर्थित हो जाते हैं? मतलब आम आदमी पार्टी को आप पाकिस्तान की पार्टी बता रहे हैं। और इसके बाद अरविंद केजरीवाल ने जो कुछ कहा वो आपके सामने रखना चाहता हूं। अरविंद केजरीवाल ने क्या कहा? खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस की अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के मुख्यमंत्री, और जब से वो जेल से बाहर आए हैं वो लगातार मुखर होकर बीजेपी पर कटाक्ष करते हुए नजर आ रहे हैं। और वही बीजेपी है जिसके नेता, जिसके गृहमंत्री, जिसके सांसद अमित शाह है, और अमित शाह को लेकर उन्होंने बयानबाजी की थी। और अमित शाह खुले मन से इस तरीके से बयानबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं, जिसके जवाब में अरविंद केजरीवाल ने क्या कुछ कहा आपको सुनाते हैं। दिल्ली आकर उन्होंने देश के लोगों को अनर्गल गाली गलौज करना चालू किया, जनता को गाली देने लगे। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी के सपोर्टर पाकिस्तानी हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, दिल्ली के लोगों ने हमें 62 सीट 56% वोट शेयर देके सरकार बनाई है, क्या दिल्ली के लोग पाकिस्तानी हैं? पंजाब के लोगों ने हमें 117 में से 92 सीट्स देके सरकार बनाई है, क्या पंजाब के लोग पाकिस्तानी हैं? गुजरात के लोगों ने हमें 14% वोट दिया, क्या गुजरात के भी लोग पाकिस्तानी हैं? गोवा के लोगों ने हमें प्यार दिया, विश्वास दिया, क्या गोवा के लोग भी पाकिस्तानी हैं? पंचायत के चुनाव में, म्यूनिसिपैलिटी के चुनाव में उत्तर प्रदेश में, आसाम में, मध्य प्रदेश में और देश के कई हिस्सों में आम आदमी पार्टी के पंच, सरपंच, म्यूनिसिपल मेयर, काउंसलर चुने गए जगह जगह, क्या इस देश के सभी लोग पाकिस्तानी हैं? ये क्या बात कर रहे हैं आप? आपको प्रधानमंत्री जी ने अपना वारिस चुना है, इस बात का आपको इतना अहंकार हो गया कि आप लोगों को गालियां देने लगे, धमकियां देने लगे। अभी तो आप पीएम बने नहीं हैं और आपको इतना अहंकार हो गया। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आप पीएम नहीं बन रहे हैं, क्योंकि 4 जून को लोग बीजेपी की सरकार नहीं बना रहे हैं। बीजेपी जा रही है, थोड़ा अहंकार कम कीजिए और जनता को गाली मत दीजिए। आपकी दुश्मनी मेरे से है, आप मुझे गाली दे लीजिए, लेकिन देश की जनता को अगर गाली देंगे तो ये कोई बर्दाश्त नहीं करने वाला। अरविंद केजरीवाल के बयान को आपने सुन लिया। अरविंद केजरीवाल सीधा सीधा तौर पर कह रहे हैं कि साहब आप गलत हैं, और दिल्ली की कई सीटें ऐसी हैं, दिल्ली की 62 सीटों पर, 70 में से 62 सीटें आम आदमी पार्टी के पास है। 56% वोट उसको वोट मिले हैं। क्या वो 56% लोग पाकिस्तान समर्थित हो गए हैं? वहीं अरविंद केजरीवाल जब से जेल से बाहर आए हैं तब से वो लगातार बीजेपी पर कटाक्ष करते हुए नजर आ रहे हैं। और जब से वो जेल से बाहर आए हैं उन्होंने एक बयान दिया और उसके बाद उसमें जमकर राजनीति हो रही है। वो बयान क्या था मैं आपको वो बता देता हूं। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि ये लोग योगी को निपटाना चाहते हैं। योगी अमित शाह के सबसे कड़े प्रतिद्वंदी है प्रधानमंत्री पद के लिए, यानी 75 साल के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो जाएंगे, उसके बाद प्रधानमंत्री कौन बनेगा? क्योंकि बीजेपी का रूल है कि 75 साल का जो भी हो जाता है वो प्रधानमंत्री नहीं बनता है। और अरविंद केजरीवाल के इस बयान के बाद
राजनीतिक गलियारों में हलचल काफी तेज हुई। अरविंद केजरीवाल जब जेल में से बाहर आने के बाद दूसरे दिन रोड शो कर रहे थे, उन्होंने कहा कि रोड शो के बाद उन्होंने जब जनता को संबोधित किया, उन्होंने कहा कि आप किसके लिए वोट कर रहे हैं? बीजेपी के लिए करिए, लेकिन आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखकर अगर वोट कर रहे हैं तो आप गलत हैं। आप बीजेपी को वोट नहीं कर रहे हैं, आप आम आदमी पार्टी को वोट नहीं कर रहे हैं, आप मोदी को वोट नहीं कर रहे हैं। मोदी की गारंटी नाम से जो घोषणा पत्र आया है, आप उसके लिए वोट नहीं कर रहे हैं। आप अमित शाह के लिए वोट कर रहे हैं, आप योगी आदित्यनाथ के लिए वोट कर रहे हैं। और जब से ये बातें निकलकर सामने आई है, तब से राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज है। पहले आपको वो बयान सुनाता हूं जो अरविंद केजरीवाल ने जेल से निकलने के बाद कहा अमित शाह को लेकर। दोस्तों, अगले साल 17 सितंबर तक अगर इनकी सरकार बनी तो उस पर भी आऊंगा मैं। अगर इनकी सरकार बनी तो पहले अगले 2 महीने में योगी जी को निपटाएंगे ये, और उसके बाद मोदी जी के सबसे खास अमित शाह को ये प्रधानमंत्री बनाएंगे। तो मैं लोगों को, देश के लोगों को आगाह करना चाहता हूं, मोदी जी अपने लिए वोट नहीं मांग रहे। मोदी जी अमित शाह को प्रधानमंत्री बनाने के लिए वोट मांग रहे हैं। अमित शाह को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का बयान आपने सुन लिया। अरविंद केजरीवाल ने सीधा तौर पर कहा है कि साहब, आप प्रधानमंत्री पद के दावेदार हैं, आप उत्तराधिकारी बनेंगे। लेकिन इन सबके परे क्या स्थिति बनती हुई नजर आ रही है? एक पुराना वीडियो अरविंद केजरीवाल का वायरल हो रहा है। अरविंद केजरीवाल कहते हुए नजर आ रहे हैं, 2019 का यह वीडियो है, कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनते हैं, दोबारा से अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनते हैं, तो गृह मंत्री अमित शाह होंगे। और परिणाम वैसा ही निकलकर सामने आया। अरविंद केजरीवाल के बयान में सच्चाई सामने निकलकर आई, और इसके बाद राजनीतिक बयानबाजियां और तेज हुई। जैसे अरविंद केजरीवाल ने जो बयान दिया कि प्रधानमंत्री अगर नरेंद्र मोदी बनते हैं तो गृह मंत्री अमित शाह बनेंगे, 2019 का बयान था, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2019 के चुनाव में प्रचंड बहुमत के साथ जीतते हैं और गृह मंत्री अमित शाह बनाए जाते हैं। उससे पहले गृह मंत्री कौन थे? राजनाथ सिंह थे, और राजनाथ सिंह का डिमोशन कर दिया गया और अमित शाह का प्रमोशन कर दिया गया, और अमित शाह प्रमोशन पा करके देश के गृह मंत्री बन जाते हैं। और जिसके बाद राजनीतिक गलियारों में हलचल काफी तेज हुई। उसके बाद हमने कई निर्णय देखे, 370 धारा 370 हो, 370 के बाद हमने 3 तलाक वाले कानून हो, कई ऐसे कानून थे जो आए संसद में, और लोकतंत्र की धज्जियां बराबर उड़ाई गई। लोकतंत्र की धज्जियां बराबर उड़ाई गई संसद में। तो आइए सबसे पहले आपको अरविंद केजरीवाल का साल 2019 का वो बयान सुना देते हैं, जो अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि साहब, अगर इस बार बीजेपी जीतती है, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनते हैं, और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे, तो अमित शाह गृह मंत्री बनेंगे। सब लोग ये कह रहे हैं अगर मोदी जी दोबारा प्रधानमंत्री बन गए तो अमित शाह विल बी द नेक्स्ट होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। पिछली बार अमित शाह चुनाव नहीं लड़े थे लोकसभा का, इस बार लड़ रहे हैं, गांधीनगर से लड़ रहे हैं। अमित शाह विल बी द नेक्स्ट होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। और आप फिर सोच सकते हो कि जिस देश का होम मिनिस्टर अमित शाह होगा, उस देश का क्या होने वाला है उसके बाद। पर अगर अमित शाह देश का होम मिनिस्टर बन गया तो पूरे देश के अंदर मॉब लिंचिंग होगी, पूरे देश के अंदर। अरविंद केजरीवाल के बयान को आपने सुना, जब 2019 में उन्होंने कहा था कि साहब, अगर नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने तो गृह मंत्री अमित शाह होंगे, और अरविंद केजरीवाल का बयान काफी सच साबित हुआ। और अरविंद केजरीवाल इस बार भी दम भर रहे हैं और कहते हुए नजर आ रहे हैं कि अगर इस बार बीजेपी सत्ता में आती है तो मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं होंगे। प्रधानमंत्री कौन होगा? अमित शाह होंगे या योगी आदित्यनाथ होंगे। वहीं योगी आदित्यनाथ को निपटाने के लिए अमित शाह ने पूरी तैयारी कर ली है। यानी कई दिनों से चर्चाओं का बाजार जो गर्म था, उसमें काफी हद तक सहूलियत निकलते हुए सामने आई, काफी सच्चाई निकलते हुए सामने आई, क्योंकि अमित शाह और योगी आदित्यनाथ के बीच जो राजनीतिक समावेश है, जो राजनीतिक घटनाक्रम है, वो काफी अलग है। और राजनीतिक घटनाक्रम मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि योगी आदित्यनाथ और अमित शाह के बीच में कितनी रार है, कितने मतभेद हैं, ये किसी से छिपा नहीं है। और योगी आदित्यनाथ को ही अमित शाह अपना चिर प्रतिद्वंदी देखते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री बनने के प्रमुख उम्मीदवारों के तौर पर अगर 2 नेताओं के या 4 नेताओं के नाम लिए जाए, उसमें सबसे पहला नाम योगी आदित्यनाथ का आता है, जिसको जनता ने ही प्रधानमंत्री के तौर पर सुनिश्चित किया है। क्योंकि प्रधानमंत्री के तौर पर अभी योगी आदित्यनाथ कभी भी अपने खुले मन से या खुले
मन से ये कहते हुए नजर नहीं आए कि मुझे प्रधानमंत्री बनाइए, मैं प्रधानमंत्री बनना चाहता हूं, लेकिन अमित शाह के अंदर ये इच्छा जाहिर होती रही है। वहीं तीसरा जो नाम सबसे प्रमुखता पर आता है वो है नितिन गडकरी का, और चौथा नाम जो सबसे प्रमुखता पर रहा है उसका नाम है राजनाथ सिंह। तो ये चार नेता हैं जिनके ऊपर ये काफी निर्भर है कि आगे आने वाले प्रधानमंत्री ये हो सकते हैं। लेकिन इसमें से दो नाम सबसे ज्यादा चर्चित हैं। एक पहला नेता योगी आदित्यनाथ, जो राजनीतिक गलियारों में तो कम ही फेमस हैं, लेकिन उन्होंने जो अपने हिंदुत्ववादी नेता के तौर पर अपनी पहचान बनाई है, हिंदुत्ववादी चेहरे के ऊपर जो उन्होंने अपनी पहचान बनाई है, उसके हिसाब से देखें तो योगी आदित्यनाथ प्रमुखता पर आते हैं। लोगों के बीच वो काफी पसंद किए जाते हैं, भीड़ जुटाने वाले नेता के तौर पर उनका नाम आता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर कोई नाम है तो वो है अमित शाह। अमित शाह ऐसे नेता है जो बीजेपी के अंदर काफी पसंद किए जाते हैं, बीजेपी के लोग उन्हें काफी पसंद करते हैं, लेकिन बीजेपी के ज्यादातर नेता योगी आदित्यनाथ के पक्ष में है और खुद आरएसएस बीजेपी के पक्ष में नहीं है, और वो अमित शाह के पक्ष में बिल्कुल नहीं है, क्योंकि बीते 10 सालों में जो राजनीतिक परिदृश्य बदला है उसने संघ तक को हिलाकर रख दिया है। संघ ने 2024 के चुनाव में अपने आप को पीछे कर लिया है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जिस तरीके से साल 2014, 2019 के चुनाव को हमने देखा है, 2017 के विधानसभा चुनाव का, यूपी के विधानसभा चुनाव को मैंने एनालिसिस किया है, उस हिसाब से देखें तो इस बार संघ उतना एक्टिव नजर नहीं आ रहा है। मोहन भागवत कहां गुम है, कहां नजर आ रहे हैं, कुछ पता नहीं चल रहा है। बीते दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आरएसएस कार्यालय पहुंचे थे, उन्होंने मुलाकात करी थी, लेकिन उसके बावजूद अंदर की रार जो है वो काफी अलग है। और आरएसएस खुद जानता है कि अब हमारी वो साख नहीं रह गई बीजेपी के तौर पर, बीजेपी के लिए, और हमारी वो साख नहीं रह गई है जो पहले हुआ करती थी जब 2019 का चुनाव हुआ था, 2014 का चुनाव हुआ था, और बीजेपी को खड़ा करने में आरएसएस का बहुत बड़ा हाथ रहा है। लेकिन अब वो आरएसएस बाइकआउट होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि आरएसएस जानता है कि हमें ऐसे नेता की चाहत नहीं है जो हमें ही खाने में जुटा हुआ है। अभी बीते दिनों नड्डा का बयान आया, नड्डा के बयान पर बात करूं, लेकिन आरएसएस चाहता क्या है कि ऐसा कौन सा नेता हो जो देश को लीड करे, और मोदी का जो नाम आया था वो हिंदुत्ववादी चेहरे के तौर पर नाम सामने आया था, और आरएसएस ने उसका खुलकर समर्थन किया था कि हां, नरेंद्र मोदी हमारे प्रधानमंत्री के तौर पर उम्मीदवार हो सकते हैं साल 2014 में, और 2014 के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनता के सामने आए थे। और जनता के सामने आने के बाद नरेंद्र मोदी का जो नाम है, जो कद है, वो इस कदर बढ़ा कि वो आरएसएस उसके सामने फीका पड़ता हुआ नजर आया। एक वक्त था जब आरएसएस से पूछकर सारी बातें होती थी, लेकिन अब आरएसएस से पूछकर वो बातें नहीं होती हैं। और आरएसएस ये बात बहुत अच्छे से जानता है कि जिस बीजेपी को खड़ा करने में हमने दिन रात एक कर दिया, अपनी सारी जमा पूंजी लगा दी, सब कुछ हमने खर्च कर दिया, अपनी साख दांव पर लगा दी, वही बीजेपी आज हमें बाइकआउट करती हुई नजर आ रही है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जेपी नड्डा का एक बयान सामने आया जो इंडियन एक्सप्रेस में छपा। उन्होंने सीधा अपने इंटरव्यू में कहा कि पहले हुआ करता था जब हम आरएसएस के साथ हुआ करते थे, आरएसएस की हमें जरूरत थी, लेकिन अब हमें आरएसएस की कोई जरूरत नहीं है। और साहब के इस बयान के बाद आरएसएस भी पानी पीते हुए नजर आई। आरएसएस खुद कह रही है कि साहब ये कैसे हो गया, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आरएसएस खुद भौचक्का थी आरएसएस कि जिसको इतना पाला, इतना पोषा, इतना बड़ा किया, वो क्या इतना बड़ा हो गया है कि हमें ही ना पूछा जाए। और आरएसएस वो संस्था है जिसने जनसंघ के साथ जुड़ करके, जनसंघ के साथ जुड़ करके बीजेपी को यहां तक पहुंचाने के लिए दिन रात एक कर दिए हैं। और आज मौजूदा वक्त के हालात ये हैं कि आरएसएस चारों खाने चित्त है और आरएसएस शांत, पूरी शांत इस पूरे चुनाव में नजर आ रही। कहीं भी आरएसएस के कोई कार्यकर्ता आपको भीड़ जुटाते हुए नजर नहीं आएंगे, कोई कार्यकर्ता आपको सामने फ्रंट पर लड़ते हुए नजर नहीं आएंगे। तो क्या ये माना जाए कि आरएसएस ये मान चुका है कि आने वाले वक्त में उनकी जो साख है वो और खतरे में आ सकती है, क्योंकि जिन दो लोगों के इर्द गिर्द पूरी राजनीति 2014 से लेकर के 2024 की रची गई है, उसमें केवल दो ही नेता जो सबसे प्रमुख पर हैं वो है नरेंद्र मोदी और अमित शाह। और ये बात आरएसएस बहुत अच्छे से जानती है कि अगर ऐसा कुछ होता है तो आने वाले वक्त में आरएसएस की साख पर और भी डेंट लगता हुआ नजर आएगा। और इस डैमेज को कंट्रोल करने के लिए आरएसएस चाहती कोई ऐसा नेता अब हमारे देश को लीड करे जिसमें आरएसएस को लेकर, अगर बीजेपी सत्ता में आती है तो कंडीशन ये भी है, अगर बीजेपी सत्ता में आती है तो उत्तराधिकारी नरेंद्र मोदी का वो नेता बने जो आरएसएस को साथ लेकर चले। नरेंद्र मोदी वही नेता है जो आरएसएस से निकले थे, जनसंघ के साथ जुड़े थे,
बीजेपी के साथ जुड़े और उन्होंने अब आरएसएस को ही बॉयकॉट कर दिया है। 2002 के दंगों के बाद आरएसएस ने खुलकर समर्थन किया था नरेंद्र मोदी का। 2014 में जब प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के तौर पर उनका नाम आया था तब आरएसएस ने उनका खुलकर समर्थन किया था। 2014 के चुनाव के दौरान हमने देखा था आरएसएस के जो संघ प्रमुख थे वो भी काफी एक्टिव रहे थे पूरे चुनाव में। 2019 के चुनाव में आरएसएस प्रमुख खूब बयानबाजियां करते हुए नजर आए थे, खूब लगातार जनसभाएं कर रहे थे। लेकिन 2024 में ये सब चीजें काफी अलग नजर आ रही हैं, काफी बदलती हुई नजर आ रही है। बदलता हुआ परिदृश्य भी इस दौरान नजर आता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन इस समस्या का कारण क्या है? सबसे बड़ी बात तो ये है, क्या योगी आदित्यनाथ जनसंघ के, या यूं कहें कि जो पुरानी बीजेपी थी उसको वापस ला सकते हैं? योगी आदित्यनाथ में वो कैपेबिलिटी, इस पर आज गहन चर्चा होनी चाहिए, गहन बातें होनी चाहिए, क्योंकि योगी आदित्यनाथ ऐसे नेता हैं जो मौजूदा वक्त की राजनीति को भी जानते हैं और उनकी राजनीति में एक बड़बोलापन नहीं है। वो जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। जैसे अतीक अहमद के टाइम पे हुआ था कि मिट्टी पे मिला देंगे, और अतीक अहमद के समूचे परिवार को उन्होंने मिट्टी में मिलाने का पूरा काम किया। तो वो जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं, और वो हिंदुत्ववादी जो चेहरा है बीजेपी का उसमें ये पूरी तरीके से फिट बैठते हैं। लेकिन वहीं शाह की जो इमेज है वो उतनी खास नजर आती हुई नहीं दिख रही है, और इसी वजह से शाह जो है काफी परेशान है। शाह इसी को लेकर काफी परेशान है, और जो राजनीतिक परिदृश्य इस दौरान बुनता हुआ नजर आ रहा है वो ऐसा है कि बीजेपी में दो हिस्से होते नजर आ रहे हैं। एक वो जो अमित शाह को पसंद करता है, अमित शाह के आगे कुछ बोलना नहीं जानता है, क्योंकि अगर कुछ भी होता है, बीते 10 सालों में ये हुआ, अगर मोदी जी ने कह दिया 2 और 2 5 होते हैं तो सारे नेता चिल्लाने लग जाते हैं 2 और 2 5, 2 और 2 5, क्योंकि मोदी जी ने कहा है। लेकिन ये राजनीतिक परिदृश्य नहीं होना चाहिए, उसमें विरोधाभास है ही नहीं पूरे बीजेपी में, कि अगर बीजेपी कुछ गलत करे उनको समझाने वाला कोई नहीं है। आरएसएस समझाने वाला था, वो उसको बाइकआउट कर दिया गया। बीजेपी के जो बड़े नेता थे उनको बाइकआउट कर दिया गया है, उन्हें मार्गदर्शन मंडल में डाल दिया गया है। राजनाथ सिंह की क्या हैसियत रहेगा ये आप अच्छे से जानते हैं। वो बेचारे माला में आ जाते हैं तो उनको बाहर कर दिया जाता है। बड़ी बड़ी होर्डिंग्स लगी हुई है, कोई सांसद है, कोई नेता है, कोई मंत्री है, वो आके उस होर्डिंग में छोटा सा नजर आता है, मोदी जी बहुत बड़े नजर आते हैं। तो ऐसे में मोदी जी क्या है, एक भगवान की छवि बनाकर आ गए हैं, और ये पूरी राजनीति केवल 2 लोगों के इर्द गिर्द है। तो आरएसएस नहीं चाहता है कि जो 2 लोग इस पूरे समूचे देश को चलाना चाहते हैं, अपना नाम रखना चाहते हैं, उनको साइडलाइन तो आरएसएस भी चाहती होगी कर रही है। और इन सब मामलों में अगर कोई फिट बैठता है तो योगी आदित्यनाथ बेहद सटीक बैठते हैं। क्योंकि बेहद सटीक मैं इसलिए भी कह रहा हूं क्योंकि योगी आदित्यनाथ ऐसे नेता हैं, फायर ब्रांड नेता हैं, क्योंकि वो हिंदुत्व को लेकर सबसे प्रमुखता पर बात रखते हैं। प्रमुखता पर बात ऐसे रखते हैं कि वो चाहे बीजेपी के अंदर की बात हो, चाहे बाहर की बात हो, चाहे वो पक्ष की बात हो, चाहे विपक्ष की बात हो, खुलकर बोलते हैं। वो अपना पक्ष खुलकर रखते हुए नजर आते हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर हम देखें, अमित शाह वो खुद को ही सब कुछ समझते हैं, और यही बीजेपी है जिसमें जनसंघ और आरएसएस की स्थिति इतनी बुरी स्थिति हो गई है। और बीते अगर मैं 100 साल के इतिहास के, आरएसएस के 100 साल अभी 2025 में पूरे हो जाएंगे, तो इन 100 सालों के इतिहास में आरएसएस की इतनी बुरी स्थिति कभी नहीं थी। और जब बीजेपी सत्ता में हो और केंद्र में सत्ता में हो और अधिकतर राज्यों में बीजेपी सत्ता में हो, और ऐसे में आरएसएस की स्थिति ऐसी हो जाना बेहद डरावनी है। तो वो जो नियति निकलकर सामने आती है, तो वो आरएसएस समर्थन किसको करेगी? आरएसएस समर्थन करती हुई नजर आएगी योगी आदित्यनाथ को। तो आरएसएस तो योगी आदित्यनाथ को समर्थन देती हुई नजर आएगी। तो वहीं अमित शाह क्या कर रहे हैं? अगर ऐसी स्थिति आती है कि ऐसी स्थिति आती है कि अगर अमित शाह और योगी आदित्यनाथ या फिर नितिन गडकरी या फिर राजनाथ सिंह में से किसी एक नेता को चुनना पड़े, तो कौन से नेता को ऐसे चुना जाएगा जो नरेंद्र मोदी का उत्तराधिकारी बनेगा? तो ऐसे में सबसे प्रमुखता पर जो नाम आता है वो आता है योगी आदित्यनाथ, क्योंकि बीजेपी के अंदर खाने की बात करें तो 70% से ज्यादा नेता ऐसे हैं बीजेपी के जो मोदी और शाह की नीति से इत्तेफाक नहीं रखते हैं। मैं ऐसे दर्जनों नहीं 10-5 दर्जन नेताओं के नाम गिना सकता हूं जो बीजेपी से अपने नेता से, यानी अमित शाह और मोदी से, उनकी नीतियों से, उनकी राजनीतिक परिदृश्य से इत्तेफाक नहीं रखते हैं। ऐसे कई नेता हैं, मैं उनके कई नाम गिना सकता हूं। अभी राजनाथ सिंह को ही देख लीजिए, नितिन गडकरी को देख लीजिए, ऐसे कई फायर ब्रांड नेता हैं जो बीजेपी को बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। बीजेपी
कहने का अर्थ है कि जो ये शाह और मोदी की राजनीति है इसको बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। तो अगर ऐसी स्थिति आती है कि अमित शाह अड़ जाए कि नहीं मुझे प्रधानमंत्री बनना है और योगी अड़ जाए कि मुझे प्रधानमंत्री बनना है, तो स्थिति काफी गंभीर होती हुई नजर आएगी और दोनों में दो फाड़ होती हुई नजर आएगी, क्योंकि अमित शाह शतरंज की बिसात बिछाने के लिए बेहतर तरीके से जाने जाते हैं और यही कारण है उन्हें राजनीति का चाणक्य भी कहा जाता है। राजनीति का चाणक्य कहने का अर्थ यह है कि वो जानते हैं कि आने वाली चाल कैसे चलनी है। वो जानते हैं कि अगर मैं ये प्यांदा बढ़ाऊंगा तो उससे शह और मात होने की चांसेस कितने ज्यादा है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि राजनीति में पूरा जो खेल है वो शतरंज का है। वो जानते हैं कि कौन सा घोड़ा ढैया ज्यादा अच्छे से चल पाएगा, कौन सा ज्यादा ऊंट इंपैक्ट कर पाएगा। जो ऊंट है वो कौन सा है ऐसा जिसके तिरछे चलने से सामने का वजीर उल्टा हो जाएगा, सामने का वजीर मैदान से बाहर हो जाएगा। और वो ये भी अच्छे से जानते हैं कि कौन से हाथी को बढ़ाने पे शह और मात दोनों दी जा सकती है। तो ये अमित शाह हैं, वो ये जानते हैं कि अगर मैं अपना एक प्यांदा गंवाता हूं तो मैं उनकी वजीर को उड़ा सकता हूं। तो ये तौर पे जाने जाते हैं अमित शाह। तो अमित शाह को राजनीति का चाणक्य ऐसे ही नहीं कहा जाता और ऐसे में उत्तर प्रदेश को लेकर के वो काफी सजग है और योगी आदित्यनाथ को लेकर भी वो काफी सजग है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ उनके चिर प्रतिद्वंदी हैं। प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के तौर पर वो काफी चिर प्रतिद्वंदी नजर आते हैं उनके। और मैं इसलिए ऐसा कह रहा हूं क्योंकि योगी आदित्यनाथ जो हैं वो प्रधानमंत्री पद के प्रबल दावेदार के तौर पर जाने जा रहे हैं और योगी आदित्यनाथ को हटाने के लिए अमित शाह ने पूरी तैयारी कर रखी है। उदाहरण के तौर पर 3 से 4 नेता ऐसे हैं जिन्होंने, जो ठाकुर हैं और उन्होंने काफी बाहुबली नेता हैं वो लोग, और वो लगातार योगी आदित्यनाथ से संपर्क में थे, लेकिन योगी आदित्यनाथ से संपर्क टूटते टूटते वो कहां पहुंच गए, शाह की शरण में पहुंच गए हैं। पहला नेता जो है इसमें नाम आता है बृजभूषण शरण सिंह, यानी कैसरगंज गोंडा से वो सांसद थे, अभी सांसद है भी, और उनके बेटे को इस बार टिकट दिया गया, लेकिन उनके बेटे को टिकट देने के पक्ष में योगी आदित्यनाथ बिल्कुल नहीं थे और उनको नहीं देने के पक्ष में ना होने के चलते इन दोनों के बीच में रार काफी तेज रही है। और दोनों, योगी आदित्यनाथ ऐसे पीठ से आते हैं जहां पे ठाकुरों का वर्चस्व, वैसे हर धर्म के लोग, हर समुदाय के लोग वहां पर आते हैं, लेकिन वहां पर ठाकुरों का जो प्रतिनिधित्व है वो काफी ज्यादा है, वर्चस्व काफी ज्यादा है। और गोरक्षनाथ पीठ को लेकर के अटकलें काफी तेज थी और योगी आदित्यनाथ और अमित शाह के बीच में जो खाई थी वो थोड़ी गहरी थी और उस खाई को गहरा करने का जो पूर्णता काम किया है वो बृजभूषण ने किया। अभी बीते दिनों मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि जब बृजभूषण शरण सिंह से राजदीप सरदेसाई पूछने पहुंचे कि साहब आपका नेता कौन है, उन्होंने कहा मोदी जी। कह रहे आपके योगी जी क्या है, उन्होंने कहा शांत रहिए। वो फिर शांत रहे, दोबारा सवाल पूछा गया, वो फिर शांत रही, और तीसरी बार जब सवाल किया गया तो उन्होंने कहा क्या साहब बवाल कराएंगे क्या। मतलब राजनीतिक परिदृश्य जो है वो काफी बदलता हुआ नजर आ रहा है और काफी बदलते हुए परिदृश्य को लेकर के राजनीतिक उठापटक तो काफी तेज है। और दूसरा नाम जो इसमें सबसे ज्यादा तेज है वो है राजा भैया। राजा भैया यानी रघुराज प्रताप सिंह। तो राजा भैया की जो सीक्रेट मुलाकात हुई अमित शाह के साथ बेंगलोर में, उसने काफी कुछ गवाहियां दी है, काफी कुछ बयानबाजियां दी है, काफी कुछ राजनीतिक घटनाक्रम को बता दिया है उसने। और राजा भैया ने जो कहा, राजा भैया की मुलाकात में क्या निकलकर सामने आया वो भी बेहद दिलचस्प है। यानी योगी आदित्यनाथ को हटाने के लिए पर्दे के पीछे बहुत बड़ी राजनीति चल रही है और रघुराज प्रताप सिंह वो नेता है जो जिधर चाहे उधर बाजी पलट सकते हैं। यूपी के कद्दावर नेताओं में से हैं, महाराजा परिवार से आते हैं और क्या कुछ है उनके पास, इतना सत्ता बल, इतना धन बल उनके सामने है कि वो किसी को भी शह और मात देने में काबिल है। और तीसरा नाम जो सामने आता है वो है अभय सिंह का। अभय सिंह वो नेता है जो 2022 के चुनाव में विधानसभा का चुनाव जीत कर आए। सपा यानी समाजवादी पार्टी के टिकट पर वो चुनाव लड़े, काफी पुराने समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता के तौर पर वो काम करते रहे और लगातार वो समाजवादी पार्टी से जुड़े रहे हैं। लेकिन साल 2024 में ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने राज्यसभा चुनाव के दौरान पलटी मार ली। पलटी कैसे मारी, उसके पीछे भी कहानी बेहद दिलचस्प है। दरअसल अभय सिंह बाहुबली नेता है, कद्दावर नेता है, अपने बयानों के लिए जाने जाते हैं, अपने
बयानबाजी सिलसिले के लिए जाने जाते हैं, अपने राजनीति के लिए जाने जाते हैं। लेकिन अभय सिंह वो मुख्तार के राइट हैंड भी कहे जाते हैं, मुख्तार के काफी क्लोज कहे जाते हैं। और उनका एक ऑडियो वायरल हुआ था जब एक बीजेपी विधायक थे कृष्णानंद राय, उनकी हत्या में उनका नाम भी शामिल हुआ था। उनका एक ऑडियो वायरल हुआ था जिसमें उन्होंने ये कहा था चोटी काट दी, और चोटी काटने का सीधा अर्थ था कि ब्राह्मण, और उन्होंने उनकी हत्या में इनका नाम आया था, जिसके बाद से एसटीएफ उनके पीछे पड़ी हुई थी। और वो एसटीएफ लगातार उनके पीछे पड़ी हुई थी, और 2022 के चुनाव में उनकी जीत ये काफी दिलचस्प रही। उन्होंने खब्बू तिवारी को करीब 15,000 वोटों से हराया, और हराने के बाद आज की स्थिति बताता हूं क्या है। अभय सिंह ने हराया, और राज्यसभा का चुनाव जो मतदान हुआ, उन्होंने पार्टी लाइन से साइड हट करके जाके बीजेपी को समर्थन दे दिया, बीजेपी के पक्ष में वोट डाल दिया। उसके पीछे कारण यह था कि एसटीएफ उनके पीछे पड़ी थी, लगातार उनको गिरफ्तार करने की बात कर रही थी। और उसके बाद ब्रजेश पाठक से उनकी मुलाकात होती है, तो ब्रजेश पाठक पहुंचते हैं अमित शाह के पास, कहते हैं एक बाहुबली नेता है गोसाईगंज विधानसभा से, वो आपकी शरण में आना चाहते हैं, और अमित शाह के वो शरण में पहुंच जाते हैं। और जब वो अमित शाह से मुलाकात करते हैं, अमित शाह से मुलाकात करने के बाद ये चीजें सामने निकल कर आती है। वो कहते हैं साहब एक फेवर चाहिए था, मैं आपके समर्थन में वोट तो करूंगा, लेकिन ये जो एसटीएफ वाला केस है ये हटवा दीजिए। तो अमित शाह सीधे तौर पर एसटीएफ वाला केस हटाते हैं। एसटीएफ वाला केस हटाने के बाद उनको जेड प्लस सिक्योरिटी दी जाती है, उनको सिक्योरिटी प्रदान की जाती है, और जो एसटीएफ उनके खिलाफ खड़ी होती है वो एसटीएफ उनकी चरण वंदना करने लग जाती है। और योगी आदित्यनाथ के खिलाफ एक और ठाकुर नेता को तैयार कर दिया जाता है। और इसके बाद जो सबसे बड़ा चेहरे का नाम आता है वो है धनंजय सिंह, जौनपुर। बीते दिनों जौनपुर की चर्चाएं काफी तेज थी। उस वक्त धनंजय सिंह की गिरफ्तारी हुई। गिरफ्तारी के बाद वो जेल पहुंचे, जेल से उन्हें बरेली जेल शिफ्ट कर दिया गया। उसके बाद उनकी जो पत्नी थी उन्होंने बसपा के टिकट पर चुनाव लड़ने की सोची, और बसपा से वो चुनावी मैदान में आ गई। लेकिन उसके बाद जब बरेली जेल उनको शिफ्ट किया गया तो धनंजय सिंह लगातार कहते हुए नजर आए, उनकी पत्नी लगातार कहती हुई नजर आई कि बीजेपी के खिलाफ खड़े रहेंगे, बीजेपी को समर्थन नहीं देंगे। लेकिन जब अपने हाथ से चीजें निकलते हुए देखी धनंजय सिंह ने, तब उन्हें समझ में आया कि भाई योगी जी अब कुछ नहीं रहे हैं, उनके सामने योगी की पावर कुछ नहीं है। योगी आदित्यनाथ वो नेता है जो धनंजय सिंह के काफी करीबी है, और धनंजय सिंह उनके काफी करीबी है, और धनंजय सिंह बाहुबली नेता के तौर पर छवि रखते हैं। तो जब बरेली जेल शिफ्ट किया गया तो दिल्ली से एक बात निकलकर सामने आई कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग के साथ इनका साठगांठ है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग के कई जो शूटर्स हैं, कई जो लोग हैं, ये इनके साथ में हैं। और जो लॉरेंस बिश्नोई गैंग के लोग इनके साथ में नजर आए तो उसके बाद तो राजनीतिक गरमाना आम था। और जब राजनीति गरमाने की बात आई तो फिर लॉरेंस बिश्नोई गैंग की बात हो और धनंजय सिंह की बात हो, तो जब लॉरेंस बिश्नोई का नाम सुना इन्होंने और अपने साथ जुड़ते हुए देखा तो इनके भी हाथ पैर फूल गए। फिर ये ब्रजेश पाठक के पास पहुंचते हैं, और ब्रजेश पाठक पहुंचते हैं अमित शाह के पास। कोई एक उन्होंने कहा कि एक नेता है, बाहुबली नेता है, वो आपकी शरण में आना चाहते हैं। अमित शाह ने कहा कम ऑन, आइए। और ये पहुंचते हैं, और रातों रात 1 घंटे की मुलाकात होती है, और चीजें काफी कुछ बदलती हुई नजर आती हैं। और धनंजय सिंह जो बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे थे, जो बीजेपी के खिलाफ लगातार बयानबाजियां कर रहे थे, वही धनंजय सिंह बीजेपी के साथ खड़े हो जाते हैं और लगातार कहते हैं कि बीजेपी को वोट दीजिए, बहुत अच्छी सरकार चल रही है प्रदेश में। तो ये 4 नेता, बृजभूषण शरण सिंह, राजा भैया, अभय सिंह, धनंजय सिंह, ये 4 नेताओं की लॉबी अमित शाह ने तैयार कर दी है योगी आदित्यनाथ के खिलाफ। और पहले चरण, दूसरे चरण में क्या हुआ था, जब ठाकुरों ने लोटे में नमक देकर कसम खाया था कि साहब मर जाएंगे, बीजेपी को वोट नहीं करेंगे, क्योंकि मोदी को हटाना है, योगी को बचाना है। और जिसके बाद से ये राजनीतिक परिदृश्य काफी बदलता हुआ नजर आया। यानी जिस राजनीतिक परिदृश्य को देखते हुए उत्तर प्रदेश की राजनीति में कई चीजें आम थी, उस राजनीति में अब भूचाल आना मानो तय माना गया है। अरविंद केजरीवाल से लेकर के महाराष्ट्र तक स्थिति काफी बीजेपी के लिए भयावह हो चुकी है। वही महाराष्ट्र है, ये वही बीजेपी है जिसकी राजनीति में कभी हिंदू मुसलमान हुआ करता था, आज उसमें पाकिस्तान भी
ऐड हो चुका है और वो लोग देश के लोगों को पाकिस्तानी बताते हुए नजर आ रहे हैं कि आपने उस पार्टी को समर्थन दिया जिस पार्टी को लोगों ने 56% लोगों ने, आधी आबादी से ज्यादा लोगों ने समर्थन दे दिया, उस पार्टी को आप कह रहे हैं कि उन लोगों को कह रहे हैं आप कि आप पाकिस्तानी हैं। इस बात की कितनी निंदा की जाए वो कम है। खैर, महाराष्ट्र में क्या स्थिति है बीजेपी की, वो मैं आपको बताना चाहूंगा। महाराष्ट्र में एक शोध निकलकर सामने आया जिसमें बीजेपी को महज 22 से 25 सीटें मिल रही हैं और जो शिंदे जी जो मुख्यमंत्री हैं, उनकी तो पूरी राजनीति खत्म होने के कगार पर है और जिस तरीके से दूध से निकालकर मक्खी को बाहर कर दिया जाता है, बीजेपी उसी तरह से इनके पूरे राजनीतिक करियर को खाने वाली है। क्योंकि बीजेपी का इतिहास रहा है कि बीजेपी का जिसने साथ दिया है, बीजेपी उसको खाती हुई नजर आई है। क्योंकि बहुत सटीक एग्जांपल दिखा देता हूं आपको, हरियाणा ही देख लीजिए। जेजेपी का क्या हाल हुआ है, दुष्यंत चौटाला को आज कोई भी पसंद नहीं कर रहा है। जिस जगह से जेजेपी को 4 सीटें मिली थी, आज वही जेजेपी अपने समर्थन के लिए रो रही है। इसी साल चुनाव होना है हरियाणा में। जेजेपी को निकालकर जिस तरीके से बीजेपी ने बाहर किया है कि हमें आपकी जरूरत नहीं है, वही जेजेपी आज एक सीट के लिए मोहताज होती हुई नजर आ रही है। जनता के सामने जाके रो रही है, लेकिन उसको कुछ हासिल होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अभी नीतीश कुमार अच्छा गेम खेल रहे हैं, लेकिन उनकी स्थिति क्या है यह सबको पता है। और जिस दिन और आज तक की ये स्थिति रही है, आज तक का ये बयान रहा है, या आज तक की कई बातें रही है कि बिहार इतना पिछड़ा है क्योंकि, और बीजेपी ने कभी भी वहां पे फ्रंट पे रहकर सरकार नहीं बनाई, क्योंकि बीजेपी कभी नहीं चाहती कि हमारा इसका जो ठीक रहा है, बिहार के विकास का जो ठीक रहा है, बिहार में विकास नहीं कर पाने का जो ठीक रहा है, ये हमारे सर पर फूटे। और बिहार में लगातार बीजेपी सत्ता में रही है, लगातार दूसरे दलों के साथ मिलकर सत्ता में रही है। तो ऐसे में बीजेपी कभी नहीं चाहेगी। और इन्होंने ये आने वाले वक्त में जो शिंदे का इन्होंने किया है, जो शिवसेना का इन्होंने किया है, जो अजीत पवार गुट का इन्होंने किया है, अजीत पवार की राजनीति और शिंदे की राजनीति, दोनों की राजनीति खत्म होने वाली है। इसका मैं आज ही ऐलान कर देता हूं। जैसे जैसे 2024 का चुनाव खत्म होगा, खत्म होने के कगार पर आएगा, वैसे वैसे ही शिंदे की राजनीति भी डूबते हुए सूरज की तरह नजर आएगी, क्योंकि बीजेपी ने अपने पैर पर कुल्हाड़ी खुद मारी है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इनको जरूरत नहीं थी शिवसेना को दो फाड़ करने की, अजीत पवार गुट को दो फाड़ करने की। आपने शिंदे को कर लिया, लेकिन जिस अजीत पवार के बारे में आप 2 दिन पहले कहते आए, छगन भुजबल के बारे में 2 दिन पहले आप कहते हैं चक्की पीसिंग, और वही नेता 2 दिन बाद आपकी वॉशिंग मशीन में धुल करके आपके समक्ष में, आपके साथ में खड़े होते हैं और आप उनको उप मुख्यमंत्री बना देते हैं, आप उनको उनकी ताजपोशी कर देते हैं। तो ये जो मैसेज है, ये क्लियर एंटी इनकम्बेंसी की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। और चुनाव आयोग पर भी इस दौरान बड़े सवाल खड़े होते हैं, क्योंकि मुंबई में अभी बीते दिनों 5वें चरण की वोटिंग के दौरान क्या कुछ नजारा देखने को मिला, यह भी बहुत अहम रहा है। और जो उद्धव ठाकरे ने उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह दिया कि साहब, जो चुनाव हो रहा है ये बहुत गलत हो रहा है, ये जो चुनाव की प्रक्रिया हो रही है ये बहुत गलत हो रही है। यानी जो राजनीतिक परिदृश्य है वो बीजेपी के खिलाफ जाता हुआ नजर आ रहा है। आप उधर उड़ीसा पहुंचते हैं, आप कहते हैं उसी उड़ीसा में नवीन पटनायक के साथ आप कोलैबोरेशन करना चाहते थे, आप गठबंधन की सरकार बनाना चाहते थे, आप कहते थे हम आपके साथ मिलकर चुनाव लड़ना चाहते हैं। जब दोनों के बीच में सीटों का सामंजस्य नहीं बैठा तो वही नवीन बाबू आपके लिए गड़बड़ हो जाते हैं। प्रधानमंत्री नवीन बाबू के पास पहुंचते कि ये राजशाही की तरफ इनको पेश करते हुए नजर आ रही हैं। ये जो है उड़ीसा को राजशाही की तरफ डुबोते हुए जा रहे हैं। ये कहां की राजनीति है आपकी? जो आपके साथ आ जाता है वो आपके लिए अच्छा हो जाता है, जो आपके साथ नहीं आता है वो बुरा हो जाता है। ये किस प्रकार की राजनीति है? आप किस प्रकार की राजनीति कर रहे हैं? ये राजनीति 2014 में नहीं थी, या 2014 के पहले जो राजनीति होती थी वो इस प्रकार की राजनीति तो नहीं थी। लेकिन आपके आने के बाद ये राजनीति कैसे हो रही है मोदी साहब, ये बता दीजिए आप। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिस राजनीति को लेकर हम जानते हैं, जिस राजनीति पर हम बात करना चाहते हैं, वो हिंदू मुसलमान, पाकिस्तान, चाइना, इन सब पे नहीं होना चाहिए, बेसिक मुद्दों पे होना चाहिए। आप रोजगार कब देंगे, आप सड़क कब देंगे, आप बिजली कब देंगे, बिजली की स्थिति क्या है, अगर बात करें कि आप रोजगार कैसे दे रहे हैं, बच्चों के जो पेपर लीक हो रहे हैं इन पे आप बात कीजिए। आप मणिपुर क्यों नहीं गए, आप मणिपुर में जो हिंसा हो रही है उस पे कैसे उसको कैसे रोकेंगे, इन सब मुद्दों पर बात होनी चाहिए। आप बात कर रहे हैं पाकिस्तान चले जाओ, ये राजनीति नहीं थी हमारी।
आपने 10 साल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करी, आपको इसका जवाब देना चाहिए कि मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करी। चलिए आप जो टीपी पढ़ते हैं उसी में जवाब दे दीजिए कि मैंने आज तक प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करी। प्रेस कॉन्फ्रेंस आपको करनी चाहिए थी। मनमोहन सिंह जाते थे, वापस आते थे, तुरंत प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे और लगभग सैकड़ों माइक उनके सामने लगे होते थे, तो उसके बाद वो मुस्कुरा के जवाब देते थे। आप एक सवाल पूछ लेते हैं, आप तुरंत घबरा जाते हैं, आप उन गोदी मीडिया के एंकरों को जवाब देते हैं जो सीधे स्क्रिप्टेड आपके पास पहुंच जाते हैं। अभी अमित शाह का इंटरव्यू हुआ था एक चैनल में, नाम नहीं बताऊंगा मैं आपको, एक इंटरव्यू हुआ था, उस दौरान में एक संस्थान में था और मैंने देखा कि वो इंटरव्यू पहले करके आए, पहले सवाल भेजा गया, उसका जवाब तैयार किया गया, सामने टेलीप्रॉम्प्टर रखा हुआ था, उसके आंकड़े लिखे हुए थे, जो आंकड़े वो बताते हैं, आंकड़े सामने रखे हुए थे, उस आंकड़े को पढ़ते हैं, सामने वो जवाब देते हैं उसी आंकड़े को पढ़ पढ़ के, और उसके बाद अमित शाह क्या करते हैं, वो जो होता है इंटरव्यू होता है वो हमारे यहाँ वापस आता है, एडिट होता है, फिर वो वहां पे जाता है, अप्रूवल के लिए जाता है, फिर वापस आता है, फिर उसमें जो चेंजेस होते हैं उसको एडिट किया जाता है, जो वो बताते हैं कि ये नहीं चलना चाहिए, वो एडिट होता है, फिर वो वापस हमारे पास जब एडिट होकर फिर उनके पास जाता है। यानी क्रोनोलॉजी को समझिए, पहले इंटरव्यू हमारे पास आता है, पहले हमारे पास आता है कि आपको इंटरव्यू करना है, हम जाते हैं वहां पे, उनको सवाल देते हैं, हम उनको सवाल देते हैं, वो सवाल के जवाब तैयार करते हैं और सवाल का जवाब तैयार करने के बाद हम उनका इंटरव्यू करते हैं, वो टेलीप्रॉम्प्टर पर पढ़ के सवालों का जवाब देते हैं और सवालों का जवाब देने के बाद जो इंटरव्यू हमारे पास आता है हम उसको एडिट करते हैं, उसके बाद हम उनके पास भेजते हैं, वो दोबारा से चेक करते हैं कि सही लिखा है, अगर कोई गड़बड़ होती है वो हमारे पास भेजते हैं कि हाँ यहाँ पे आपकी गड़बड़ है, ये इसको सही कीजिए, उसको सही करते हैं हम लोग, फिर वापस उनके पास भेजते हैं, फिर वो अप्रूव करते हैं, उसके बाद अगर कोई कमी आई फिर वापस हमारे पास वो भेजेंगे, अप्रूव करने के बाद वो फिर हम ऑन एयर करते हैं। यह सिचुएशन है, इतनी स्थिति है आपकी। आप एक प्रेस कॉन्फ्रेंस खुली नहीं कर सकते, आप क्या बात करते हैं, आपसे सिंपल रोजगार पे सवाल पूछ लीजिए, आप मूक दर्शक बन जाते हैं। गोदी मीडिया के जो चुनिंदा एंकर होते हैं, घटिया एंकर होते हैं, उनको आप इंटरव्यू देते हैं। क्या पत्रकारिता में कोई लड़का बच्चा आएगा उसको ये पता चल जाएगा कि ये मुझे नहीं करना या करना है? आपको शर्म आनी चाहिए। 2014 के बाद देश पूरा बर्बाद हो चुका है, आपने देश के युवाओं को बर्बाद कर दिया है, मैं खुले मन से ये कहता हूं। आपको शर्म आनी चाहिए कि ऐसे देश को आपने बना दिया है। देश ऐसा नहीं था जहां पर लोग अमन चैन से रहते थे। मैं ये कहता हूं 1989 के बाद ये स्थिति हुई है। जब राम रथ यात्रा शुरू हुई आडवाणी के, तब से कम्युनल एंगल काफी ज्यादा होने लगा है। कम्युनल एंगल पहले नहीं होता था इतना, अब राम रथ यात्रा लेकर निकल गए। राम की बात होनी चाहिए, मैं खुद कहता हूं राम की बात होनी चाहिए, हमारे आराध्य हैं। लेकिन आप राम ये चाहते थे कि राम राज्य में ऐसी बात हो जो राम खुद कहते थे कि मेरी बात ना हो, मेरी जनता की बात हो। अब राम राज्य की बात करते हैं, कैसे राम राज्य की बात कर रहे हैं आप? अब कहां से राम राज्य स्थापित करेंगे? एक मंदिर आपने बनवा दिया, चलिए 500 साल की हमारी तपस्या पूरी हो गई, लेकिन आपने नहीं बनवाया, सुप्रीम कोर्ट ने बनवाया है, और चलो मंदिर बन गया। लेकिन उसके मंदिर बनाने के बाद भी चीजें होती हैं उसमें करने के लिए, उसकी साफ सफाई होती है, उसके हिसाब से राज्य चलना चाहिए, राम राज्य चलना चाहिए। आप चला पा रहे हैं? आपको शर्म आनी चाहिए। और साहब आप बात करते हैं बीजेपी हम दोबारा से सत्ता में लेकर आएंगे। आप लेकर आइए, आपको मुबारक हो, आपकी सत्ता आपको मुबारक हो, आप रखिए अपनी सरकार अपने पास। लेकिन इस तरीके से मत करिए कि हम आपको 100 रुपए लीटर तेल के लिए नहीं लाए थे साहब, हमें 75 मिल रहा था, हम उसको 50 करने के लिए लाए थे आपके पास। आपकी सरकार उसलिए लेकर आए थे। 2014 में हम आपके लिए सरकार इसीलिए लेकर आए थे कि साहब हमारी जो ये बीजेपी की सरकार आएगी, हमें 75 वाला जो पेट्रोल है 50 में लेकर आएगी। ये हमें 100 पहुंचा रहे हो आप। हम आपको रोजगार देने के लिए लाए थे। हम 49 साल 50 साल के सबसे न्यूनतम स्तर पर हैं रोजगार देने के मामले में। हंगर इंडेक्स में देखें तो हम सबसे नीचे आ गए हैं। बांग्लादेश हमसे ऊपर है। हैप्पी इंडेक्स में देखें हम पाकिस्तान से भी नीचे हैं, और हम मुकाबला कर रहे हैं पाकिस्तान से। चाइना से हम कहां मुकाबला कर पाएंगे जब हमारी स्थिति इतनी गंदी है। आप डोकलाम पे बात नहीं करना चाहते, आप चाइना पर बात नहीं करना चाहते, आप बात किस पर करना चाहते हैं? हिंदू मुसलमान ले लो, पाकिस्तान ले लो। अरे पाकिस्तान की औकात है हमारे सामने टिकने की? नहीं है ना। जब पाकिस्तान के हमारे सामने टिकने की औकात नहीं तो हमारी चाइना से मुकाबला करो ना, अमेरिका से मुकाबला करो, हम उनसे आगे बढ़ना है। पाकिस्तान से बढ़कर क्या ले लेंगे? पाकिस्तान खुद ही मर रहा है। एक थप्पड़ मार देंगे पाकिस्तान हक देगा। क्या बात करते साहब? एक थप्पड़ में पाकिस्तान मुद्द देगा। इंडिया वाले लेकर जाएं, एक एक लोटा जल डाल देंगे ना, बह जाएगा पाकिस्तान, हिंद महासागर में जाके मिलेगा पाकिस्तान। आप क्या बात करते हैं? जैसे सूरज को अर्घ दिया जाता है ना, वैसे अगर भारत के हर इंसान ने जाकर के वहां पे अर्घ दे दिया ना, पाकिस्तान बह जाएगा, हिंद महासागर में जाके मिलेगा। हम उससे मुकाबला करने वाले हैं। यूपी के जितने लड़के हैं ना जो गुटखा खा रहे हैं, हमारे अंकल ताऊ, वो एक बार थूक देंगे पाकिस्तान केसरिया हो जाएगा।
क्या पाकिस्तान से मुकाबला करने लायक, पाकिस्तान हमारे लायक है? हमें स्टैंडर्ड देखना चाहिए। और आप कहते हो कि जो ये लोग देते हैं, जो आम आदमी पार्टी को वोट देते हो पाकिस्तानी है क्या? मतलब जो आप यहां से बोलते हैं साहब, यहां पे आती है बात? या वो आपकी स्क्रिप्ट में गंदा सा लिखा होता है? अपना पहले स्क्रिप्ट राइटर बदलिए। योगी आदित्यनाथ को मैं देख रहा हूं, मैं पिछले 5 दिनों से देख रहा हूं, वो बेचारे एक स्क्रिप्ट लेके घूम रहे हैं। कहीं भी जाते हैं, किसी भी राज्य में चले जाएं, किसी भी प्रदेश में चले जाएं, किसी भी शहर में चले जाएं, बस एक ही स्क्रिप्ट लेके बैठे हैं। कांग्रेस आएगी तो वो ये कर देगी। बस तीन चीजें उनके, राम मंदिर पे बुलडोजर चलवा देंगे, दूसरी चीज ये क्या नाम है आपका स्कैन कर लेंगे, और तीसरी महत्वपूर्ण चीज क्या है कि भैया कांग्रेस को लाना नहीं है, जय बीजेपी तय बीजेपी, 400 पार 400 पार। अरे ले आओ भाई 400 पार, आपको 800 पार मुबारक हो, लेकिन देश की स्थिति तो सही करो साहब। फिलहाल इतना ही। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा, और यहां तक आप आए हैं तो आप मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। ये मेरे अपने विचार हैं, मैं अपने विचार अपने आपके समक्ष रख रहा था कि मैं चाहता हूं हमारा देश उन्नति करे, देश हमारा आगे बढ़े, और जो भी सत्ता में आए वो बस एक ही विचार लेकर आए कि हमें देश को आगे ले जाना। देश आगे कब जाएगा? जब देश के लोग आगे जाएंगे, देश में रोजगार उत्पन्न होगा। सरकार रोजगार ना देकर के रोजगार के अवसर उत्पन्न कराए, ये महत्वपूर्ण है। तो मैं चाहता हूं कि जो भी सरकार है, चाहे बीजेपी है, चाहे कांग्रेस है, चाहे इंडिया है, चाहे एनडीए है, कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें कमाना है, हमें खाना है, लेकिन हमारे लिए रोजगार की स्थिति उत्पन्न कराए सरकार, और बेहतरीन तरीके से जो भी आए वो बेहतरीन तरीके से देश को आगे बढ़ाने का काम करे, और देश के युवाओं को, देश की शक्ति को, देश की अर्धशक्ति नारियों को, उन सबको एक साथ लेकर अपने साथ चले, और देश की उन्नति में हम सब अपना योगदान दे सके। और आप मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, आप लोग जितने भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, जितने भी मेरे जानने वाले लोग हैं, जितने मेरे पहचानने वाले लोग हैं, जो भी हैं, आप लोग मेरे बहुत प्रिय हैं। तो कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और अपना प्यार यूं ही बनाए रखें। वीडियो को लाइक करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे मेरा ये जो कंटेंट है वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके, और लोगों तक पहुंचेगा तो आपका प्यार बरसेगा, और आपका प्यार बरसेगा तो मैं आगे बढ़ूंगा, और ऐसे और अच्छे कंटेंट आपके साथ लाऊंगा, क्योंकि मैं अभी अकेले मेहनत कर रहा हूं, मेरे पास कोई टीम नहीं है, मैं अकेले लिखता हूं, अकेले पढ़ता हूं, अकेले समझता हूं, और जो समझता हूं आपके समक्ष पेश करता हूं। ज्यादा भी समझ नहीं है, लेकिन जितनी समझ है वो आपके समक्ष रखता हूं, और एडिटिंग मैं खुद ही करता हूं, क्योंकि मुझे एडिटिंग नहीं आती है। मेरा पक्ष नहीं रहा है, मैं एडिटिंग मैंने कभी नहीं करी, एडिटिंग में सीख रहा हूं अभी, तो कोई गलती एडिटिंग में हो जाए तो कृपया माफ कीजिएगा, और अपना प्यार बरसाए रखिएगा, तो जल्द से जल्द मैं और आगे बढ़ूंगा। और आपके प्यार के लिए मैं बहुत बहुत शुक्रिया हूँ, क्योंकि मेरे एक वीडियो है जो कि 3000 व्यूज पार हो गए, क्योंकि ये मेरे लिए मतलब मैंने आधे घंटे की वीडियो बनाई थी, वो मेरे मतलब कि समझ से परे है, और मेरे वॉच आवर्स काफी अच्छे बढ़े हैं आप सबके प्यार की वजह से। तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और मेरा ये कंटेंट अगर आपको पसंद आ रहा हो तो प्लीज 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 लाइक कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।